प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन चैनल में। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, हम उसका पेपर लेकर के आए हैं। और जो इलाहाबाद के जो रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो इस पेपर को ज़रूर देखना और हल भी करना, क्योंकि ऐसे ही पेपर उनके एग्ज़ाम में जो 9 तारीख को होगा ऐसे ही सेम आएगा और इसमें कुछ परिवर्तन होगा। और आप उसको समझ भी लीजिएगा इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और आपको किस प्रकार से तैयारी आपकी चल रही है। क्योंकि कहा जाता है कि मन के अंधेरों में उम्मीद की चिराग जलाए रखना, मन के अंधेरों में उम्मीद की चिराग जलाए रखना। परीक्षा में जब आए मुश्किलें तो परीक्षा में जब आए मुश्किलें तो अपना हौसला बनाए रखना। क्योंकि मत हारना हिम्मत, मत हारना हिम्मत, दिल में विश्वास बनाए रखना। मत हारना हिम्मत, दिल में विश्वास बनाए रखना। पूरे होंगे ख्वाब सारे, बस थोड़ा सब्र बनाए रखना। इसी के साथ हम फटाफट बिना देर किए हुए हम आपको यह पेपर सॉल्व करवाते हैं। और आप ये भी देखना कि आपकी तैयारी कैसे चल रही थी। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप किस प्रकार से नंबर लाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है, रानी केतकी के कहानी के लेखक कौन है। ये तो पता होगा कौन है, इंशाअल्लाह खां। चलिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, यदि गद्य की कवियों की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध भी क्या है, गद्य की कसौटी है। यह वचन, यह वाक्य किसने कहा था। प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, अंबिका व्यास जी ने। तो यह किसने कहा था, तो इसने किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी ने यह बातें कही थी। ठीक है, चलिए गा नंबर चलते हैं। पद्मावत की सजीवनी व्याख्या, पद्मावत की सजीवनी व्याख्या यह गद्य की कौन सी विधा है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है। क्या है इन चारों में से। तो पद्मावत की सजीवनी व्याख्या यह क्या है, आलोचना है। ठीक है ना। चलिए, तो गा का चौथा सही हो जाएगा। अब घा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तेलुगु भाषी, तमिल, कन्नड़, मलयालम साहित्य सृजन के साथ हिंदी के लब्ध प्रसिद्ध निबंधकार कौन है। यानी कि ये कौन से निबंधकार ऐसे जो जिनको सभी भाषा में क्या है, कहीं न कहीं ज्ञान था, वो सभी भाषा को जो है क्या है, साहित्य में वो लिख सकते थे। तो लिखते तो सभी सकते थे, लेकिन माना जाता है किसमें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो घा का फर्स्ट हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यास के रचनाकार नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निम्न में से किस उपन्यासकार के रचनाकार नहीं है। गबन का, पुनर्रवा का, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, है ना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास कौन सा नहीं लिखे, इसमें गबन नहीं लिखे। क्या नहीं लिखे हैं, गबन, क्योंकि गबन किसकी है, प्रेमचंद की है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। हिंदी काव्य साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है। भारतीय युग को, द्विवेदी युग को, छायावादी युग को, प्रगतवादी युग को। तो जागरण सुधारण काल किसे कहा जाता है, द्विवेदी युग कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न पूछ रहा है, परशुराम की प्रतीक्षा इसकी रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो परशुराम की प्रतीक्षा इसके लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है ना। तो इस खा का तीसरा सही हो जाएगा। अब फटाफट आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। झांसी की रानी कविता किसने लिखा है। झांसी की रानी की यह कविता किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, श्याम नारायण पांडे की, सोहनलाल द्विवेदी की। तो झांसी की रानी की कविता किसकी रचना है, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ठीक है ना। छायावाद की कवि कौन है इन चारों में से, रामेश्वर शुक्ल, भवानी प्रसाद, गजानन माधव, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा क्या है, छायावादी युग के कवि हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि हम किसे कहते हैं, शकुंतला को, जगन्नाथ दास को, सुमित्रानंद पंत को, महादेवी वर्मा को, है ना। तो
प्रकृति के जो सुकुमार कवि हैं वो हम किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत जी को कहते हैं। तो ये थे जो है हमारे बहुविकल्पी प्रश्न जो गद्य पद के इतिहास से जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब हम फटाफट चलते हैं आगे की ओर। आप जो है बने रहना वीडियो में लास्ट तक, और आप देखो भी किस प्रकार से एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहला पूछा है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिया गया है। और नीचे प्रश्न भी पूछा गया है, नीचे प्रश्न भी क्या है, पूछा गया है। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। इसे आप पढ़ लेना और किस पाठ से लेकर मैं बता दे रहा हूँ। अशोक के फूल से आया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है ना। तो कवि का कहने का मतलब ये है, जो मनुष्य की जो जीवन शक्ति है वह बड़ी कठिनाई से भरा हुआ है, क्योंकि आज का जो मनुष्य है ना वह अपने सभ्यता और संस्कृति का बिल्कुल नाश कर दे रहा है, बिल्कुल एकदम खत्म कर दे रहा है। तो यही कवि की व्याख्या यही है, इसमें से रेखांकित अंश की व्याख्या यही है कि कवि का कहने का भावार्थ यह है कि मनुष्य अपनी सभ्यता और संस्कृति को न छोड़े, ठीक है ना। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? तो मनुष्य ने नई शक्ति संघर्ष से पाई है। मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? संघर्ष से पाई है, ठीक है। आप पढ़ लें, ऐसे सारा आंसर इसी में है। तो मनुष्य ने अपनी नई शक्ति किससे पर लिखा है? संघर्षों से मनुष्य ने क्या नई शक्ति पाई है। तो मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है? संघर्ष से पाई है। उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य यही है कि कवि का कहने का मतलब ये है, हमारे सामने ये समाज जो आज सभ्यता और संस्कृति को बिल्कुल नष्ट करते हुए चला जा रहा है, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज का जो भी पुरानी बातें थी जो आज ग्रहण करने योग्य है, हम उसको ग्रहण कर दें, जो त्यागने रूप है हम उसको त्याग कर दें, ठीक है ना। धर्माचारों और विश्वासों के अर्थ लिखिए। धर्माचार और विश्वास का क्या अर्थ होता है? देखिए, धर्माचारों का मतलब होता है धार्मिक परंपराएं होती हैं, ठीक है ना। और विश्वासों का मतलब होता है, विश्वास का मतलब होता है निश्चित धारणा होता है। विश्वास का मतलब होता है निश्चित धारणा, और धर्माचारों का मतलब होता है धार्मिक परंपराएं, ठीक है ना। तो ये थे हमारे गद्य का पहला, ठीक है ना। चलिए, अब अगला चलते हैं। अगला भी पूछा है इसमें से, ठीक है ना। तो सभी आपको हल कराते हुए चलेंगे, ठीक। आप परेशान ना होइए, और जो है क्या है, आप वीडियो में आप बने रहिए ताकि आप भी देखो कि कैसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है, कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, वे आदरण प्रकृति के वशीभूत होते हैं। ये सारे इसमें दिया गया है, तो मैं इसको पहचान ली किस पार्ट से, है ना। प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या हो जाएंगे इसमें, मैं पाठ में बता दे रहा हूँ। कौन लिखा है? हरिशंकर परसाई जी लिखे हैं। और पाठ का क्या नाम है? निंदा रस। निंदा रस पाठ का नाम है, ठीक है ना, पाठ का नाम है। और लिखे किसने है? हरिशंकर परसाई जी। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो कवि का कहने का मतलब यह है, कुछ लोग बड़े ही मिथ्यावादी होते हैं, वो निर्दोष होते भी बड़े ही मिथ्यावादी होते हैं, क्योंकि उनकी यह झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो प्रकृति से द्वारा उनको प्राप्त होती है, वह उनकी आदत हो जाती है। वे बिना मतलब के निष्प्रयास से ही, उन जिसका कोई प्रयोजन ही ना हो, वह झूठ बोलते रहते हैं, ठीक है ना। ये इसका अर्थ हुआ। लेखक अपने विरोधियों की निंदा सुनकर किस प्रकार आनंदित होता है? लेखक कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी विरोधी की निंदा सुनता है ना, वो बड़े ही प्रसन्न हो जाता है, वो इतने आनंदित हो जाता है कि वह खुद नहीं सोच सकता मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, वो उचित और अनुचित का अंतर नहीं कर पाता। निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं ना? निर्दोष मिथ्यावादी लोग कौन होते हैं? पहला उत्तर है कि जो व्यक्ति प्रकृति के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं, वही क्या होते हैं? मिथ्यावादी लोग होते हैं, निर्दोष मिथ्यावादी। तो स्वाभाविक और निर्दोष में क्रमशः प्रत्यय उपसर्ग छापना है, क्रमशः करा है, ठीक है ना। यानी कि स्वाभाविक में हमारा क्या हो जाएगा? प्रत्यय बताना है, और निर्दोष में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय उपसर्ग वीडियो हमारा लिंक में है, ठीक है ना। आप जो है क्या करना, उसको देख लेना। तो स्वाभाविक और निर्दोष, स्वाभाविक मतलब स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। और निर्दोष में कौन सा उपसर्ग लगा है? नि लगा है, ठीक, निर् लगा है, निर् लगा है निर्दोष में उपसर्ग, और स्वाभाविक में इक प्रत्यय लगा है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट आप इस वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त पढ़ रहे हों, वो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस पेपर को मिला लें फटाक से, ठीक है ना। आप कितना सही है और आप कैसी तैयारी कर रहे हो, इसी में आपको
खुद मालूम पड़ता होगा, इसमें कहने कोई बात है नहीं। ठीक है, वीडियो का आप लाइक जरूर करना। चलिए अब देखिए किस पार्ट से लिया गया है, बड़ा ही सरल है। ठीक है ना, किस पार्ट से लिया गया है आप सब पता होगा न। मैंने कहा था कि श्रद्धा मानो जरूर याद करके जाना, क्योंकि इसमें से एग्जाम में पूछ ही लेता है, कहीं ना कहीं इसमें एग्जाम पूछ लेता है। तो चलिए, बनो संस्कृत के मूल है, तुम्हें से फैलेगी वह बेल, विश्व बन सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर के, ये सारे इसमें दिया गया है। किसने क्या पूछा है, पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है ना। पद्यांश का शीर्षक पाठ का क्या नाम है, श्रद्धा मनु। ठीक है ना, और लिखा किसने है, जयशंकर प्रसाद है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है। तो जो श्रद्धा है वह मनुष्य कहती है, पहले देखो रेखांकित क्या है, तुम्ही से फैलेगी वह बेल विश्व, तुम्ही से फैलेगी वह बेल विश्व भर सौरभ से भर जाए, है ना। तो श्रद्धा मन को अपना समर्पण स्वीकार करने के लिए उसे प्रेरित करते हुए कहती है, आप मेरे इस समर्पण को स्वीकार करके सृष्टि के क्रम को अनवरत जारी रखते हुए जीवन मरण के मूल रहस्यों को जानने वाले, यदि तुम भी ऐसा कार्य नहीं करोगे तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप मुझे स्वीकार करके, मुझे जीवन संगिनी बना करके इस मानव सृष्टि की बेल को आगे बढ़ाओ। इस मानव सृष्टि की क्या है, बेल को आगे बढ़ाओ। तुम्हारे संयोग से, तुम मेरे संयोग से मानव रूपी सुमनों की रचना करके जीवन के सुंदर खेल को खूब जी भर करके क्या है खेलो, जिससे सारा संसार उन फूलों के किलकारी रूपी सुगंध से बिल्कुल महक उठे। ये हमने सबका बता दिए। ठीक है ना, 2-4 लाइन जो भी था। इस पद्यांश का नहीं, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, पंथ का क्या आशय है, यानी कि तुम इस संसार के वह मूल रहस्य बनो ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वह आपके बारे में समझ सके। आप संसार के मूल रहस्य बनो। ठीक है ना। इस पद्यांश में पूरा विश्व किसका विजय ज्ञान कर रहा है, मानवता का विजय ज्ञान कर रहा है। ठीक है ना। शक्तिशाली हो, विजयी बनो। कवि क्या संदेश देना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि हे मानव, तुम शक्तिशाली होते हुए तुम किसी भी कार्य पर अपनी विजय प्राप्ति करो। शक्तिशाली होगे तभी आपको विजय मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। सूखी जाति मलिन लतिका, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। ये भी देखो बड़ा ही सरल पूछा हुआ है। ठीक है ना, बड़ा ही सरल पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है, किस पार्ट से लिया के बता सकते हो आप, बड़े सरल है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखे हैं, बहुत बढ़िया। पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका। पाठ का क्या नाम है, पवन दूतिका नाम है। और कौन लिखा है, अयोध्या सिंह हरिओल उपाध्याय जी लिखे हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न पूछा है, गद्यांश शीर्षक मालूम चल गया। रेखांकित अंश की व्याख्या, मेरा होना अति मलिन सूखती नित्य जाना, है ना। वो राधिका जी बता रही हैं पवन दूतिका से कि उनसे बता दें श्री कृष्ण जी से, मैं इस सूखी हुई लता की तरह नित्य ही सूखती और मलिन होती चली जा रही हूँ। मैं नित्य ही सूखती और मलिन होती हुई चली जा रही हूँ इस लता के समान। ठीक है। सूखी लता के माध्यम से नायिका अपने श्याम को क्या संदेश देना चाहती है, अपने कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है, वह यह संदेश देना चाहती है कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सूखती और मलिन होती चली जा रही हूँ। प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर डाल, नहीं ऊपर कुछ दिया है ना। कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे की है, कवि ने नायिका की शारीरिक स्थिति की तुलना किससे की है ना। तो किससे की है, सूखी हुई लता से की है। प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार बताइए। अलंकार इसमें कौन सा है, इसमें क्या है, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अलंकार दे रहे हैं, किस उपमा दे रहे हैं। ठीक है ना, किसके अनुसार जो है इनको क्या हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। इसका मतलब इसमें आपको कौन सा अलंकार है उसी का आपको लिखना है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, जो आप लोग परेशान रहते हो कि क्या आएगा, किसका जीवन परिचय आएगा, किसका साहित्य परिचय आएगा, ये आप देखिए। जो साइंस वाले बच्चे हैं साहित्य परिचय उनको लिखना पड़ेगा। मात्र 80 शब्द ये भी दिया है, सीमा भी 80 शब्द दिया है। ठीक है ना। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, सुंदर रेड्डी का है, एपीजे अब्दुल कलाम का है। हमने आपसे कहा था आप 3-4 लेसन तक आप जरूर याद कर लें, एक तो एक फंसेगा ही। ठीक है ना। अब देखो वैसे इसमें दिया है, हरिओं जी हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा है। इसमें तो आपको तीनों इसमें आपको आ रहा है ना। फिर क्या है, आगे चलते हैं फटाफट, देर नहीं करते। ठीक है, आप देख लीजिए ऊपर जो किसका किसका आया है, बड़े सरल हैं। ठीक है ना। साहित्य परिचय में आपको लिखना है। साहित्य परिचय मैंने आपको कैसे लिखना है, मैं एक वीडियो डाला हूँ, आप उसको देख लीजिएगा कि किस प्रकार से क्या है साहित्य परिचय लिखना होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप कहानी लिखते चले चलो और आपको पता है ये नहीं। ठीक है ना। चलिए अब जो है आगे अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है। बहादुर कहानी क्या लिखना है, उद्देश्य लिखना है। ठीक है ना। अब देखिए बहादुर कहानी के क्या उद्देश्य हैं।
एक उद्देश्य पूछता है आपसे और एक क्या पूछता है, सारांश पूछता है। तो सारांश आप मत लिखा करो, क्योंकि सारांश को अस्सी शब्द में लिखना बड़ी ही दुर्गम बात है, ठीक है ना। यह तो आप बहुत सधे हुए शब्द में आप इसको लिखो। उद्देश्य आप लिख सकते हो, बड़े सरल है, क्योंकि इस कहानी का क्या उद्देश्य है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम दिए रहता है। चलिए फिर देखिए, जो जिस जिले का हो उसके अनुसार एग्जाम में पूछा गया। अब आप इसमें देख लीजिए, जैसे आलोक वित्तीय, देखिए किसी न किसी का क्या है, इसमें चारित्रिक विशेषता से जरूर पूछता है, ठीक है ना। आप इसको देख लेना, आप जो भी आया हो आप उसको देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं खंड खा की ओर। तेजी से बढ़ते हुए हम खंड खा की ओर चलते हैं, ठीक है ना। संस्कृत का इसमें पूछता है और पाठ का नाम पूछता है, बताना पड़ेगा इसमें से, ठीक है ना। चलिए क्या पूछा है इसमें, इयमेव भाषा संस्कृत नाम नापी, ठीक है ना। अर्थ बताते चल रहा हूँ, पहले आप देखिए किस पाठ लिया गया। ये संस्कृत आ गया तो संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत प्रस्तुत अवतरण कैसा भी को संदर्भ, आप ध्यान सुन लो। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्व नामक पाठ से क्या है, यह अवतरित है, ठीक है ना। चलिए हम पढ़ रहे हैं, देखना लिखा इयमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके पतिता अस्ति, है ना। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत आद्य ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वोपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीन अस्यामेव भाषाया लिखितानि सन्ति। बता रहे हैं कि हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य और महाकाव्य नाटक सब इसी भाषा में क्या है, लिखे गए हैं। तो बता रहे हैं इयमेव भाषा सर्वसामार्य भाषाणाम जननीति मन्यते भाषा तद्विधि, ठीक है ना। बता रहे हैं इयमेव भाषा, यह भाषा समस्त श्रेष्ठ भाषाओं की जननी है, ऐसे भाषा तत्वविदों का मानना है। ऐसे भाषा तत्वविदों का क्या है, मानना है। यह भाषा क्या है, सभी भाषाओं की जननी है, सभी आर्य भाषाओं की जननी। यह भाषा सभी आर्य भाषाओं की क्या है, जननी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला पूछ रहा है, अगला पूछा देखिए, बौद्ध युगे इमे सिद्धांत। अब देखो सिद्धांत हम समझ गए तुरंत, ये जो है कहाँ से लिया गया है, पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है ना। मैं बताया सभी आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना। चलिए लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता, बौद्ध युग में यह सिद्धांत व्यक्तित्व जीवन अर्थात व्यक्तिगत जीवन की अभ्युत्थान उन्नति के लिए प्रयुक्त आसन प्रयुक्त होते थे। बौद्ध युग पर आप इसका संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांत पाठ से अवतरित थे। तो क्या लिखा है, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए क्या है, प्रयुक्त थे। परमद्य परंतु आज इमे सिद्धांत, यह सिद्धांत राष्ट्राराम परस्पर मैत्री सहयोग करणानी, है ना। परंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री यानी मित्रता और सहयोग के आधार पर विश्व बंधुस्य, विश्व बंधुत्व, विश्व शांतिस्य, विश्व शांति के साधन है। बता रहे हैं परंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के क्या है, साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्रित्व काले चीन देश सह भारत से मैत्री पंचशील सिद्धांत अनधिकृत एवं बहुत। बता रहे राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही क्या है, हुई थी। यह तो ही क्योंकि उभवापी देशों, दोनों ही देश बौद्ध धर्म निष्ठावंत हो, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में क्या आस्था रखते थे, ठीक है ना। आधुनिक जगत पंचशील सिद्धांता नवीन राजनीतिक स्वरूपम विहितवंती। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों ने नया राजनीतिक स्वरूप क्या है, ग्रहण कर लिया है, ले लिया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम चलते हैं, खान नंबर पर चलते हैं। खान नंबर क्या है, पीड़ात यशु चैत्य पितरम सपुत्रो यद भर्तुर्यो हितम इच्छित तत्व कलत्रम, ठीक है ना। बड़े इसमें क्या है, सरल है भाई, क्या दिए हैं वो देखिए। किस पाठ से लिया गया है, यह श्लोक किस पाठ कैसा लिखोगे, श्लोक लिखोगे, ठीक है ना। यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से क्या है, अवतरित है ना। चलिए इसका अर्थ हम आपको बता रहे हैं, लिखा है प्रीणात यह, ठीक है। प्रीणात मतलब होता है जो पिता को, है ना। प्रीणात यह सुचरित पितरम सपुत्रो, जो पिता को अच्छे आचरण से क्या है, प्रसन्न करता है। प्रीणात मतलब प्रसन्न करना, पिता माने पिता, सपुत्र वह पुत्र, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र, ठीक है ना। यद भर्तृदेव हितम इच्छित कलत्रम, जो पति का हित चाहती हो ऐसी पत्नी, जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री। फिर लिखा है तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद,
ऐसा जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे ऐसा मित्र। लिखा है ना, लिखा है तन मित्रम आपरि सुखे, यानी कि दुख और सुख में समान व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र। एतत्रयम जगति, इस संसार में ये तीन पुण्यकितो लभन्ते, पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। फिर देखिए, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र, जो पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में बड़े ही पुण्यशाली व्यक्ति क्या है, पाते हैं। अथवा करके पूछा है, इसी पास देखो दे दिया गया है ना, मैंने बताया था सुभाषित रत्नावली इतना इंपॉर्टेंट है कि आप पूछिए मत, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, भाषा से मुख्य मधुर गीवाण भारती संदर्भ वही है, तस्याय मधुर काव्य में तस्मादि सुभाषितम, है ना। बता रहे भाषाओं में सबसे प्रधान यानी सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और अलौकिक भाषा है। तस्या ही मधुरम, उससे अधिक मधुर क्या है, उसके काव्य हैं, और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है, सुंदर क्या है उसकी उक्तियां, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे फटाफट चलते हैं आपकी ओर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना बड़ा ही अच्छा क्या है इसमें से एग्जाम आया हुआ। अब देखिए मुहावरा पूछा है खटाखट। मुहावरा क्या पूछा है, हाथ पाँव मारना यानी कि अत्यंत कोशिश करना, ठीक है ना। अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होता है कि कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, ठीक है ना। चलिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसका मतलब किसी मूर्ख को अच्छे गुण की परख ना होना, किसी मूर्ख को अच्छे गुण की परख ना होना, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, अगला प्रश्न आप पढ़िए गद्यांश से, इसका आप आंसर खुद कर सकते हो, इसमें बताने की जरूरत है नहीं। इसके लिए सामान्य ट्रिक यही है कि आप क्या करो, फटाक से ऐसे ऊपर ऊपर एक बार गद्यांश को पढ़ लेना, फिर उसके बाद क्या है, ये इतना क्या है जो है आप क्या है इसका आंसर उसी में देख करके आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसको हम आपको नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। सदयुग में क्या है आपको बताना होगा, श्रवण और श्रमण, है ना। श्रवण और समण, ठीक है, इसमें दो बता रहे हैं। इसमें हमारा क्या से हो जाएगा, श्रवण किसे कहते हैं, कान से ना, तो कान और भिक्षु हो जाएगा, ठीक है ना। भित्ति और भीत ना, भित्ति मतलब क्या होता है दीवार, और भीत मतलब क्या होता है डरा होना, डरपोक, तो क्या हो जाएगा, दीवार और डरा हुआ हो जाएगा, ठीक है ना। अब दो अर्थ लिखना, एक साथ लिख के दो अर्थ आपको लिखना है। कर का क्या होता है, कर्माने करना, कर्माने हाथ, कर्माने सुन होता है, ठीक है ना। पुष्कर का मतलब क्या होता है, जल होता है, तालाब होता है। विधि क्या मतलब क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है। अर्थ क्या मतलब क्या होता है, पैसा होता है और मतलब होता है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। जो एक दूसरे पर आश्रित होंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये सभी क्या इसमें दिया गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ग नंबर पे चलिए, जो एक दूसरे पर आश्रित उसे क्या कहते हैं, पराश्रयी, पराग्रही, अन्योन्याश्रित, अपराश्रित, ठीक है ना। तो जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उन्हें कहते हैं अन्योन आश्रित। क्या कहते हैं, अन्योन आश्रित कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यधिक इच्छा, उत्कृष्ट इच्छा क्या कहते हैं, आकांक्षी कहते हैं। देखो इस बच्चे ने क्या सही लगाया है, ठीक है ना। आकांक्षी कहते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा को आकांक्षी कहते हैं। अभिलाषा उसे कहते हैं कि आपके मन में अब किसी वस्तु को पाने के लिए इच्छा, अभिलाषा होनी चाहिए कि ये वस्तु में मिल जाए, लेकिन जब उत्कृष्ट इच्छा आपको प्राप्त करना ही है वहाँ पर आकांक्षी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न पूछा है, प्रगल्भ राज का भविष्य उज्जवल हो, ठीक है। क्या पूछे इसमें से, प्रगल्भ का भविष्य उज्जवल। अब देखिए उज्जवल शब्द इसमें क्या गलत लिखा है, उज्जवल शब्द क्या लिखा है, गलत लिखा है, क्योंकि उज्जवल में दो बार आधा जा होता है, इसमें एक ही बार आधा जा लिखा है, लास्ट में क्या है लाइन बना दिए गए, इसमें उज्जवल गलत है। सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं, नहीं, सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं, सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं। कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए, क्या है, कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए, कृपया एक गिलास ठंडा पानी लाइए। उसने मेरे को 50 रुपया दिया, ये क्या है, उसने मुझे 50 रुपये दिए, उसने मुझे 50 रुपये दिए, ठीक है ना। आपको दो ही करना, मैं आपको सभी कराते चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, उसने मुझे 50 रुपये दिए। अगले प्रश्न क्या है,
देखिए कितना सरल है भाई। वीर रस करुण रस की परिभाषा लिखना लक्षण सहित, ठीक है ना। तो वीर रस और करुण रस परिभाषा क्या होगा, जहाँ वीर का क्या होगा, वीर का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह होगा। जहाँ विभावन भाव संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर क्या होते हैं, वीर रस होते हैं। करुण का क्या होता है, शोक होता है, ठीक है ना। फिर अलंकार पूछा, यमक अलंकार, ठीक है, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई, अर्थ अलग अलग हुआ, ठीक है ना। दोहा चौपाई पूछा है, 13-11 चौपाई में 16-16 मात्राएं, ठीक, ये सब तो है, बड़ा सरल है भाई, ठीक है ना। अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों की समस्या हेतु डीएम को आपको पत्र लिखना है, बड़ा सरल है। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कहीं कोई सरकारी जमीन है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई कब्जा कर रहा है, आप उसको डीएम को पत्र लिखिए। या कोई बालिका है छात्रावास में रहने वाली में छोटी बहन प्रज्ञा को समय के महत्व बताती है, तो उससे भी सरल है भाई। समय को महत्व बताना है किसके, अपनी छोटी बहन जो कि छात्रावास में रहती है, ठीक है ना, जिसका नाम प्रज्ञा है, एक पत्र आपको लिखना है, ये तो बहुत सरल है। चलिए अब आप देखिए निबंध के लिए आप हमेशा परेशान रहते हो, देखिए निबंध कैसा आया, मोबाइल, अरे ये तो बहुत सरल है भाई, बहुत ही सरल है, जान लीजिए। मोबाइल वरदान अभिशाप, यानी कि मोबाइल हम सब के लिए क्या वरदान भी है, अभिशाप भी है, बहुत सरल है निबंध आया है। फिर देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नहीं, चलो ये आप जो नहीं पढ़ाई थे उसके लिए नहीं हो पाएगा। वरिष्ठ नागरिक की समस्या, ये तो बहुत सरल है भाई, कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, है ना, जो बुजुर्ग हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनकी क्या समस्या है वर्तमान समय में, उनके लिए क्या समाधान, जैसे मान चिकित्सा के लिए समस्या होती है उनके लिए, ठीक है ना, खान पान की समस्या होती हैं, ये सारी समस्या उनके समाधान आपको लिखना है। फिर न रहो न निराश करो मन, ये भी बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है ना। अब देखिए बड़े इसके सरल हैं, कोई आपको मैं बता दिए 4-5 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें 1-2 ऐसा दिया ही रहता है कोई भी कि किसी विद्यार्थी को उस पर शब्द अधिक से अधिक उसे मिल जाए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमने क्या है 10 का भी हमने मॉडल पेपर आप सबके लिए क्या है डाला, जो आप हमें पढ़ते हो, जो आपको जानकारी में पढ़ते हैं, आप उनको क्या है शेयर कर देना, उनको बता देना, ठीक है ना। और वो भी क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये था विद्यार्थी। अब आप ये बताइए कि आपको इसमें से जो हमने बताया क्या आपको ये सभी आपको आ रहे थे, ये प्रश्न अगर ये पत्र आपको मिलता, ये पेपर आपको मिलता, तो आप क्या अच्छा पेपर जाता आपके लिए, ये सभी कमेंट पे आप जरूर इसको हमको बताना, ठीक है ना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप जो है पहले से हैं, आप जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि वो भी क्या है देख सके, ठीक है ना। ठीक है विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।